Hello students, good morning to all of you. Today in this video lecture we will discuss about further in unit number 5. So till now we have discussed about the type of colloidals based on किसके ऊपर बेस्ड थे, बेस्ड ऑन द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जैसे तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सरफेस जो केमिस्ट्री है उसका पहला पोर्शन एडजॉर्प्शन था, दूसरा पोर्शन कोलाइडल है। कोलाइडल में सोल्यूट को डिस्पर्सन फेज बोला जाता है और जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपका पार्टिकल डिजोल्व होता है उसको जर्नली हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे आपके टोटल 8 टाइप के पार्टिकल थे। फिर उसके बाद जो ईज ऑफ प्रिपरेशन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के, सोल्यूट और सोलवेंट यानी डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, उसके बेस पे आपका 2 टाइप का सॉल्यूशन था, लायोफिलिक और लायोफोबिक। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन फेज जो था उसके पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर बेस्ड है हमारा अगला क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है, जिसके अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पहला पार्टिकल होगा मल्टीमोलिक्यूलर। फर्स्ट टाइप जो होगी वो होगी मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइडल्स। दूसरे कोलाइडल होंगे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल्स एंड थर्ड वन विल बी एसोसिएटिव कोलाइडल्स। यानी टोटल 3 टाइप के यहाँ पे आपके पास कोलाइडल अवेलेबल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन फेज पार्टिकल्स नेचर, मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटिव कोलाइडल्स। तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं, तीनों होते क्या हैं और किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। देखो, हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और उन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम जनरली क्रिस्टलॉइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टलॉइड। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। फिर बात करते हैं कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेके और 1000 नैनोमीटर्स के बराबर होता है। तो ये कहता है क्यों ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल की फॉर्मेशन करें। छोटे छोटे पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो जाएं, कोलिगेट हो जाएं, कोलाइड कर जाएं और जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाएं जो कि कौन सा कहलाए? कोलाइडल। तो नाम पहला मल्टी का मीन्स बहुत सारे, मोलिकुलर मीन्स मोलिक्यूल्स। व्हेन ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड और डिस्प्रेस्ड इन ए डिस्पर्सन मीडियम, यानी सॉल्वेंट में जब सोल्यूट डाला जाता है, व्हेन ए सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन ए डिस्पर्सन मीडियम, the particles of dispersion phase or the substance will associate with each other to form a molecule of the colloidal. कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन से, यानी आपके ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, तो बहुत सारे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जुड़ के और किसके बराबर बन जाते हैं? कोलाइडल के। इस टाइप से बने हुए कोलाइडल को हम क्या बोलते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। when a substance is dispersed का मतलब होता है उसको डिजोल्व किया गया in dispersion medium, then the particles of that substance will combine, will associate with each other to form particles of colloidal size। छोटे छोटे पार्टिकल मिलके और कोलाइडल साइज के पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ कोलाइडल फॉर्म्ड इज नोन एज मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ के एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं जिसका साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। लेट्स कंसीडर दिस इज़ योर ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू
सॉल्यूशन और क्रिस्टलोइड पार्टिकल। क्रिस्टलोइड पार्टिकल, ये पार्टिकल आपका क्रिस्टलोइड पार्टिकल है। ये पार्टिकल्स आपस में अटैच हुए एक दूसरे के साथ और इनकी अटैचमेंट की वजह से आपका क्या बना, कोलाइडल। तो इस टाइप से बने हुए कोलाइडल को हम जनरली क्या बोलते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। इस टाइप से बने हुए इस कोलाइडल को जनरली हम किस नाम से जानते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए, लाइक सल्फर एसेट मॉलिक्यूल, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलोइड। सल्फर एसेट को किसी भी डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डाला जाएगा तो वो फॉर्मेशन करता है मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल की। वो यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सोल की। जब यहाँ पे डिस्पर्सन फेज सल्फ़र का रखा जाए या फिर डिस्पर्सन मीडियम के अंदर सल्फ़र को डिजोल्व किया जाए तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ से मिलता हमें एक मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। ओके, सो नेक्स्ट, इसी तरीके से हमने देख लिया कि भाई ये मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल होगा, क्रिस्टलॉइड्स के कंबाइन करने से बनता है। सेकंड आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल है। सेकंड कोलाइडल जो है वो मैक्रोमोलिकुलर है, मतलब सब्सटेंस के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने साइज़ के थे कि उनको जैसे वाटर के अंदर या किसी भी डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डाला गया वो डायरेक्ट क्या बन गए, कोलाइडल। ठीक है। Some substances have larger size particles with high molecular weight। कुछ सब्सटेंसेस के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बात सही है। सम सब्सटेंसेस हैव लार्जर साइज पार्टिकल्स व्हेन दे आर डिजोल्व्ड इन वाटर, when they are dissolved in dispersion medium, they directly form colloidal। वो यहाँ पे जनरली किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइडल की फॉर्मेशन करते हैं। कुछ बात समझ में आई दोनों में। एक तो कह रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाएं और उस बड़े पार्टिकल का साइज नैनोमीटर रेंज में हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। दूसरा कह रहा है कि पार्टिकल्स का साइज ऑलरेडी इतना बड़ा था कि जैसे उसको लिक्विड में या किसी डिस्पर्सन मीडियम में डाला गया वो बने ही कोलाइडल। इतने पार्टिकल थे, जैसे उसको डिस्पर्सन मीडियम में मैंने ऐड किया वो डायरेक्टली क्या बन गए, कोलाइडल। ऐसे पार्टिकल्स को जनरली क्या बोला जाता है, आपके मैक्रोमोलिकुलर पार्टिकल। These substances are known as मैक्रोमोलिकुलर पार्टिकल। इनका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इनका होता है एंजाइम्स। और बायो वाले तो समझते होंगे, एंजाइम्स जनरली क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। यानी बायोलॉजी के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्शंस को, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करते हैं, उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। मैंने यूनिट 4 में बताया था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करे और खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व भी ना हो, उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, एंजाइम। और उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। और एंजाइम कब कहते हैं कैटलिस्ट को, जब वो किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसका नाम क्या बन जाता है, एंजाइम। पॉलीमर्स लाइक नाइलॉन, ठीक है, रबड़, ठीक है, ये खुद इतने मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक बात देखो, विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस जनरली हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। मैक्रो का मतलब ही बल्कियर होता है, बिगर होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये कहता है कि बड़े बड़े पार्टिकल थे, जैसे एक पॉलीमर था, उस पॉलीमर को डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डाला, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना बड़ा था, खुद ही इतना ऑलरेडी साइज़ में था कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता था। जैसे उसको डिस्पर्सन मीडियम में आया तो बनना ही उसका क्या था, कोलाइडल था। उसका बनना ही क्या था, कोलाइडल था। समझ गए इस बात को, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव कोलाइडल्स। एक एसोसिएटिव कोलाइडल्स जो होते हैं वो एक अजीब तरीके के कोलाइडल होते हैं। कैसे कोलाइडल होते हैं, दीज पार्टिकल्स बिहेव एज क्रिस्टलोइड और ट्रू सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन
लो कंसंट्रेशन। जब उनको किसी भी सोल्यूट को, जब भी कुछ स्पेशल सोल्यूट होते हैं जिनको सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है और उनकी अमाउंट कम रखी जाती है, जैसे एक डिस्पर्सन फेज को डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डाला, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, लेकिन ऐड करते टाइम में हमने उसकी क्वांटिटी को कम रखा, दैट्स मीन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी, कम होगी। उस टाइम पे वो बिहेव करेंगे लाइक ए ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड, दे विल बिहेव एज ए ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड, बट एट हाई concentration they will act as किसकी तरह एक्ट करेंगे, कोलाइडल की तरह बिहेव करेंगे। ये कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरली ये भी मैक्रोमोलिक्यूल टाइप के ही होते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन पे, कम कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पे ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, कोलाइडल। ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, कोलाइडल। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एट हाई concentration they will form micelles। 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या होता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में अपने सारों ने पढ़ा था कि सोप जो होता है एक बड़ा बल्कियर मॉलिक्यूल होता है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है सोप जिसकी हाइड्रोकार्बन टेल होती है और किनारे पे कुछ कैटाइन और एनाइन वाला पार्ट, आयोनिक पार्ट लगा हुआ होता है। एक सोप जो होता है उसके पास एक लंबी बल्कियर चेन होती है हाइड्रोकार्बन की और टर्मिनल पे पोलर पार्ट होता है। तो जो सोप्स होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ associative colloidals। they will at low concentration they will exist as a normal true solution particle। they will act as a true solution particle at low concentration। बट जब कंसंट्रेशन हाई करी जाती है तो वे कंबाइन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, वो इकट्ठे हो जाते हैं सारे सोप के पार्टिकल्स, ठीक है। सारे सोप के पार्टिकल इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद एक गुच्छा बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स। और माइसेल्स जब बनती हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, आपके एसोसिएटिव कोलाइडल्स की तरह, ठीक है। तो अब मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल वो होते हैं जब किसी भी सब्सटेंस को डिस्पर्सन मीडियम में डाला जाए और डलने के बाद सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएं, गुच्छे बन जाएं, और बनने के बाद वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, एज ए कोलाइडल। और लो मोलिकुलर वेट के पार्टिकल होते हैं। एक हाई मोलिकुलर वेट के बड़े पार्टिकल जिनका साइज ऑलरेडी किसके बराबर था, कोलाइडल सॉल्यूशन के। जैसे उनको उठा के हमने डिस्पर्सन मीडियम में डाला, डायरेक्ट हमें क्या मिला, कोलाइडल सोल मिला। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो इन दोनों को मिला के बनती है। मोलिकुलर वेट तो उनका हाई होता है बट वो पार्टिकल क्या नहीं बनाते, कोलाइडल नहीं होते। वो मोलिकुलर वेट हाई था बट वो कोलाइडल नहीं होते। जब उनको उठा के पानी में डाला या किसी भी डिस्पर्सन मीडियम में डाला तो कम क्वांटिटी में डाला तो ट्रू सॉल्यूशन बना, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी जाती है तो आपस में जुड़ जाते हैं और गुच्छों की फॉर्मेशन करते हैं। उन गुच्छा का नाम क्या रखा गया, माइसेल्स रखा गया, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर जाने के बाद इस माइसेल की फॉर्मेशन होती है। द टेम्परेचर above which micelle formation starts। जिस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद फॉर्मेशन स्टार्ट्स नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। उसको क्या बोला जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, क्योंकि हर माइसेल्स को बनने के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस टेम्परेचर पे जाने के बाद ऐसा कुछ होता है उस टेम्परेचर को जनरली हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। और ये कह रहा है ना कि लो कंसंट्रेशन पे तो वो क्रिस्टलॉइड, हाई कंसंट्रेशन पे कोलाइडल। वो कौन सी कंसंट्रेशन होती है जिससे नीचे तो क्रिस्टलॉइड होंगे और जिस कंसंट्रेशन से ऊपर जाने के बाद वो क्या बन जाएंगे, कोलाइडल। ये कहता है ये लाइन है, इस लाइन से नीचे ट्रू सॉल्यूशन और इस लाइन के बाद कोलाइडल बन जाएंगे। तो कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो होती होगी जिसकी लिमिट होती होगी, जिसके बाद वो क्रिस्टलॉइड बन जाएंगे। क्रिस्टलॉइड से कोलाइडल में कन्वर्जन कब होता है, तो कहता है द कॉन्सेंट्रेशन अबव विच
ठीक है। क्रिस्टलॉइड्स फॉर्म्स माइसेल्स एंड कन्वर्टेड टू कोलाइडल, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कोलाइडल में, नोन एज क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल माइसिबिलिटी या माइसेल फॉर्मेशन कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन से ऊपर जाने के बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? यहाँ पे इस कंसंट्रेशन से ऊपर जाने के बाद कोलाइडल की फॉर्मेशन होती है। इस कंसंट्रेशन से नीचे सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है। इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के बाद CMC से ऊपर जाने के बाद कोलाइडल की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ रही बात कि भाई एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, इससे कम क्वांटिटी में आपने डिस्पर्सन फेज डाला, डिस्पर्सन मीडियम में डिटर्जेंट डाला या सोप डाला पानी में, उसकी क्वांटिटी CMC से कम है, CMC कंसंट्रेशन से कम है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगी ट्रू सॉल्यूशन की। आपने जो सोप या जो ऐड किया है डिटर्जेंट वाटर के अंदर, उसकी क्वांटिटी हाई है, कितनी हाई है? CMC से ऊपर है, तो फिर वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एसोसिएटिव कोलाइडल की फॉर्मेशन मिलेगी, कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन मिलेगी। तो यानी CMC एक लाइन है जिससे ऊपर तो कोलाइडल है और उससे नीचे ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो आई थिंक ये क्लासिफिकेशन सबको समझ आएगा। मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सोल, ए कोलाइडल सोल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हेन ए सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड in the dispersion medium, they directly form colloidal because particles have larger size of greater than 1 nanometer. Associative colloidal, some colloidal particles behave as true solution at low concentration and colloidal at high concentration, and the concentration above which this change occurs is known as CMC. So, तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। 3 टाइप का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, बेस्ड ऑन द डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और ईज ऑफ प्रिपरेशन, एंड लास्ट था बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्सन फेज पार्टिकल्स। ओके, सो अब आता है नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल्स को प्रिपेयर करने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द कोलाइडल्स। इसके अंदर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जैसे कि नाम ही बता रहा है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा? आप कोई मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे और उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे? कोलाइडल में। मैकेनिकल का मतलब है मशीन। इस तरीके से कोलाइडल्स को एक सीट के ऊपर डिस्प्रेस किया जाता है, प्रेसिपिटेट्स को, कोलाइडल को नहीं, सॉरी, हमने एक बल्कियर साइज़ के, बड़े साइज़ के, बिगर साइज़ के पार्टिकल्स को एक सीट के ऊपर स्प्रेड कर लिया और उसके ऊपर प्रेस की जाती है एक मील, स्टैम्प होता है ना, जिस तरीके से हम स्टैम्प लगाते हैं पेज के ऊपर, इसी तरीके से उस पेज के ऊपर हमने डिस्पर्सन फेज क्या रख लिया अपना? बल्कियर पार्टिकल, प्रेसिपिटेट को रख लिया, वो जो बल्कियर पार्टिकल्स थे, प्रेसिपिटेट थे, उनको रखा और ऊपर से मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करी, एक स्टम्प से हमने उसको क्या कर दिया? पीस दिया, उनको क्या कर दिया? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और वो पार्टिकल जब वो पिसेंगे उसके अंदर, उस चक्की के अंदर, उस मैकेनिकल मशीन के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिनका साइज़ होगा कोलाइडल के बराबर। समझ में आ रहा है कि इस तरीके का एक सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर हमने प्रेसिपिटेट को रखा जिसका साइज़ बल्कियर था, बड़ा था, जिसका साइज़ क्या था? बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को यहाँ रखा। ऊपर से हमने क्या अप्लाई किया? ऊपर से हमने एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करी थ्रू ए स्टैम्प। हमने एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करी, जब ये फोर्स इसके ऊपर आके लगेगी, ये पार्टिकल्स जो थे वो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स थे, लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स थे, और ये पार्टिकल्स इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्मॉल साइज पार्टिकल्स। दे गेट कन्वर्टेड टू दी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, है ना। जब आप किसी के ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में। द मैकेनिकल disintegration is carried out in a colloidal meal,
किसके अंदर कैरिड आउट करवाया जाता है? कोलाइडल मील, एक नेम लिखा है कोलाइडल मील, स्टंप मील भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? जैसे आपका स्टंप पेपर के ऊपर काम करता है, इसी तरीके से कोलाइडल मील काम करता है। इसको ऐसे एक सरफेस के ऊपर सारे प्रेसिपिटेट को फैलाया गया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया मशीन के थ्रू, मशीन उनको स्मॉल बल्कियर पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर देगी? स्मॉलर पार्टिकल्स में। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मेथड नंबर 2, सेकेंड नंबर मेथड इज इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड यानी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल आर्क का। यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिकल आर्क का। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इसका नाम दूसरा होता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। अभी हमने पढ़ा मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी मैकेनिकल फोर्स लगा के पार्टिकल्स को क्या करना है? ब्रेक करना है। मैकेनिकल फोर्स लगाया, उस मैकेनिकल फोर्स से बड़े साइज़ के पार्टिकल पिस के छोटे साइज़ में कन्वर्ट हो गए। अब हमें वही प्रोसेस, वही बल्कियर पार्टिकल्स को तोड़ने का प्रोसेस लगाना है, लेकिन उस प्रोसेस में मैकेनिकल फोर्स का यूज़ नहीं करना, मशीन का यूज़ नहीं करना। कौन से फोर्स का यूज़ करना है? यहाँ पे यूज़ करना हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स का। और इस मेथड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ब्रैग्स मेथड। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? जनरली ब्रैग्स मेथड से। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इसका सेटअप से समझाता हूँ। इस तरीके का एक सेटअप लिया जाता है, उस सेटअप में यहाँ पे कोई सोल भरा जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं? मेटल को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। मेटल प्लस में क्या लिया? वाटर। जिस मेटल का हमें कोलाइडल बनाना है, लाइक मुझे गोल्ड का कोलाइडल बनाना है, गोल्ड के नैनो पार्टिकल बनाने, सिल्वर के बनाने या फिर कॉपर के बनाने, किसी के भी नैनो पार्टिकल जिसके क्रिएट करने, उस मेटल को पाउडर फॉर्म में हम किसके अंदर डाल देते हैं? वाटर के अंदर। समझ में आ गई? वाटर के अंदर मैंने, वाटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए मैंने यहाँ वाटर लिया। वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? वो मेटल जिसका मुझे क्या बनाना था? कोलाइडल पाउडर बना कर उसके अंदर डाल दिया। एक साइड से प्लस इलेक्ट्रोड यानी एनोड, और एक साइड से हम किसका यूज़ करते हैं? कैथोड। और इन दोनों को बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क is passed through the solution of metal in water। मेटल जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, उसके अंदर से एक हाई इलेक्ट्रिसिटी आर्क को पास करवाया जाता है, करंट दिया जाता है बहुत ज़बरदस्त। इस करंट से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। इस करंट से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। इसका रिजल्ट होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट जो होगी वो मेटल को कन्वर्ट कर देगी सॉलिड स्टेट से वेपर्स में। मेटल को किस में कन्वर्ट कर देगी? वेपर्स में। इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी आर्क दिया जाता है कि गोल्ड जैसा मेटल पिघल के वेपर बनेगा। फिर पहले पिघलेगा, फिर किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा? वेपर में। लेकिन इसी दौरान क्या कर दिया जाता है? सॉल्यूशन को ठंडा भी कर दिया जाता है। रैपिडली इसको क्या कर दिया जाता है? कूल कर दिया जाता है बाई अप्लाइंग आइस। यहाँ पे क्या अप्लाई करी जाती है? आइस। इसके चारों तरफ क्या रख दी जाती है? आइस। जैसे ही वो मेटल पिघल के मेल्ट होके फिर वेपराइज होना स्टार्ट होगा, उसके वेपर्स वहीं पे कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या लगाई हुई है? हमने आइस लगाई हुई है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, मेटल वेपराइज होगा, मेटल के वेपर बनेंगे, और जो आइस है वो मेटल के वेपर्स को वापस कूल डाउन करेगी। और जब वो वेपर्स कूल होंगे, वो वेपर्स जब आपके कूल होंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोलाइडल फॉर्म में। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। समझ में आ रहा है कुछ? पहला मेथड था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हमने किसी मशीन का यूज़ किया और मशीन का यूज़ करके मैकेनिकल फोर्स लगाया, और जो बड़े पार्टिकल थे, बिगर साइज़ के पार्टिकल्स थे, उनको कोलाइडल साइज़ में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल मेथड। इन दिस मेथड मेटल्स हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल आर्क इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ मेटल। मेटल का सॉल्यूशन बना रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर से हाई इलेक्ट्रिसिटी आर्क पास करवाया। उस आर्क से हीट जनरेट होगी, हीट मेटल के वेपर बनाएगी, और उन वेपर्स को वापस कूल कर लिया जाता है बाय यूजिंग द आइस।
और जब वो कूल होंगे दे गेट कन्वर्टेड टू दी कोलाइडल। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया था, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर जैसे मेटल्स के हम जनरली यहाँ पे कोलाइडल सोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने पढ़े, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इलेक्ट्रिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड के बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है दैट इज़ पेप्टाइजेशन। इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है भाई, कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा है व्हाट इज़ द पेप्टाइजेशन। इसने बहुत बार पूछा है व्हाट इज़ द पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास प्रेजेंट है प्रेसिपिटेट से समझ रहे हो ना, प्रेसिपिटेट जिन पार्टिकल का साइज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर्स होता है, बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इन प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स को सेक किया जाता है। दिस इज़ द प्रेसिपिटेट विच इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया क्या, ये तो हो गया आपका डिस्पर्सन फेज, इसके अंदर मैंने डाल रखा है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, dispersion phase particles that is precipitate is saked with the dispersion medium in the presence of small quantity of an electrolyte। छोटी सी क्वांटिटी किसकी डाली जाती है वहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट की। डिस्पर्सन फेज प्रेसिपिटेट आपका, उस प्रेसिपिटेट को किसी भी डिस्पर्सन मीडियम के साथ सेक किया जाता है, हिलाया जाता है, और उसको हिलाने के बाद वहाँ से क्या होगा, उसके डिस्पर्सन मीडियम के साथ में वहाँ पे क्या डाला जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रोसेस का नाम पेप्टाइजेशन होता है। इस प्रोसेस में आपके जो प्रेसिपिटेट के बड़े पार्टिकल्स थे वो सेक करने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के साथ टूट के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे पेप्टाइजेशन में, इन this method larger size precipitate particles are saked with a suitable dispersion medium in the presence of an electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम उसको क्या करते हैं, सेक करते हैं, कॉल्ड पेप्टाइजेशन इज द मेथड इन विच ए लार्जर साइज पार्टिकल precipitate is saked with dispersion medium in the presence of electrolyte. It will convert this precipitate to the colloidal. It will convert this precipitate into colloidal। ये इस प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, कोलाइडल में। तो दिस इज द मेथड ऑफ पेप्टाइजेशन। लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल प्रिपरेशन। फेरिक हाइड्रोक्साइड का मुझे क्या प्रिपेयर करना है, सोल प्रिपेयर करना है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स आर सेक्ड विद किसके साथ सेक किया इसको, फेरिक क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, फेरिक क्लोराइड का कोलाइडल, FeOH होल थ्राइस कोलाइडल। ये कोलाइडल यहाँ पे प्रिपेयर होगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि पेप्टाइजेशन वो मेथड होता है जिसमें किसी प्रेसिपिटेट को एक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में डिस्पर्सन मीडियम में डाल के सेक किया जाता है। इस सेकिंग की वजह से, इस बार बार रोटेशन और वाइब्रेशंस की वजह से ये जो प्रेसिपिटेट है ब्रेक डाउन होगा और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम हम जनरली किस नाम से पढ़ते हैं, कोलाइडल के नाम से। ठीक है, तो ये कोलाइडल्स को प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स थे, जिन मेथड्स में हमने अलग अलग डिस्कस किया। एक बार मैकेनिकल मेथड से प्रिपरेशन पढ़ी, दूसरी बार हमने प्रिपरेशन पढ़ी किससे, इलेक्ट्रिकल मेथड से, कि हम सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रिकल आर्क पास करवाते हैं, जो वेपर बनते हैं उनको कूल डाउन कर देते हैं। तीसरा मेथड वो होता है कि जो ऑलरेडी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है आपका कोलाइडल, उसके अंदर आप क्या डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डालो और उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल के सेक करो। इस सेकिंग की वजह से जनरली आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, कोलाइडल्स। क्लियर है। अब यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो लिया, क्लासिफिकेशन हो ली। थर्ड बात आती है कि क्रिस्टलॉइड यानी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल से कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना है, दैट इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। नेक्स्ट टॉपिक इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स और रिमूविंग
क्रिस्टलॉइड्स में बोल रहा हूँ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स को, क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलाइडल, क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलाइडल्स। देखो भाई एक बार टॉपिक का नाम ढंग से पढ़ो, टॉपिक में क्या दिया गया है, क्या वो पूछ रहा है वहाँ पे, क्या वो पूछना चाहता है। तो इसने कहा कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल मेथड जो ये पूछ रहा है, जिस टॉपिक का जो ये नाम दिया गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल है। मतलब जब कोलाइडल प्रिपेयर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल रह जाते हैं, उन पार्टिकल्स को वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल और क्रिस्टलाइड्स फ्रॉम द कोलाइडल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल। मेथड ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टलॉइड्स और ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स फ्रॉम द कोलाइडल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल। कोलाइडल प्यूरिफिकेशन का पहला मेथड होता है जिससे हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, रिमूविंग द क्रिस्टलॉइड्स और ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल फ्रॉम कोलाइडल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। मेथड पहला है डायलिसिस, पहला मेथड है डायलिसिस। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डायलिसिस, बहुत बार सुना भी होगा। देखो जी कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया जाता है, एक बार मैं पीछे रिकैप जाता हूँ जो फर्स्ट टॉपिक कोलाइडल में पढ़ा था कि कोलाइडल के पार्टिकल्स किससे पास हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन देता हूँ, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, एक तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, दूसरा सेमी परमिएबल सेल्यूलोज मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं और एसपीएम से भी निकल जाते हैं। कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज़ कुछ ऐसा सेट होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक की, वो बड़े साइज़ के पोर पार्टिकल यानी पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो एसपीएम होता है उसके पोर्स का साइज़ छोटा होता है, वो एसपीएम से निकल नहीं सकते। एसपीएम का पोर साइज़ छोटा होता है, कोलाइडल फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। लेकिन हाँ, जो आपका क्या कहते हैं इसको फिल्टर पेपर होता है, उसके पोर बड़े होते हैं, उसके अंदर से आपका ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल निकल जाता है। प्रेसिपिटेट का साइज़ इतना बड़ा होता है, ना तो फिल्टर पेपर से निकल पाएगा, ना वो किससे निकल पाएगा, एसपीएम से। This concept will be used for the purification of colloidal or removing the crystalloid from the colloidal। तो क्या करोगे आप, कोलाइडल सोल को किसके अंदर से पास करवाओगे, इम्प्योर कोलाइडल सोल को एसपीएम से। ठीक है, आपके पास है कोलाइडल भी है उस सोल में और उसके अंदर क्रिस्टलॉइड भी है यानी ट्रू सॉल्यूशन भी है, दोनों के दोनों का मिक्सर हम किसके अंदर से पास कराया जाता है, पास्ड थ्रू एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करवाओगे। तो मेम्ब्रेन के अंदर से कौन निकल जाएगा बाहर, ट्रू सॉल्यूशन निकल जाएगा और पीछे कौन बच जाएगा, कोलाइडल पीछे बच गया। ठीक है, सोल के अंदर कोलाइडल सोल आपके पास बचा और अंदर कौन बचा, सिर्फ कोलाइडल, और उस सोल के अंदर से बाहर कौन निकल गया, ट्रू सॉल्यूशन। जैसे ये आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, एक एसपीएम, ये क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपके पास कोलाइडल और प्लस में क्या था, क्रिस्टलॉइड। कोलाइडल प्लस क्या था, क्रिस्टलॉइड। सारे कोलाइडल का सोल ये भरा हुआ कोलाइडल है, यहाँ तक आपका इम्प्योर कोलाइडल है, इम्प्योर क्रिस्टलॉइड प्लस कोलाइडल है। सारे के सारे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इधर मूव कर जाएंगे और इस साइड आपको मिलेगा क्रिस्टलॉइड सारे इधर चले गए और पीछे किसको छोड़ गए, वो कोलाइडल को। दिस मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज डायलिसिस। क्या लिखोगे इस मेथड के बारे में, इन दिस मेथड इम्प्योर कोलाइडल इज पास्ड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड pass through this semi permeable membrane and so that crystalloid particles get filtered through or pass through SPM, but colloidal remains as such. This process is known as dialysis.
इस प्रोसेस के अंदर जनरली क्या किया जाएगा कि जो आपका क्रिस्टलॉइड और कोलाइडल का मिक्सर होता है उसको एक एसपीएम के थ्रू पास करवाया जाता है। एसपीएम के अंदर से ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाएगा और कोलाइडल एज इट इज़ बच जाएगा आपके पास, क्योंकि कोलाइडल के पार्टिकल किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, लेकिन क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस एंड डायलिसिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड। डायलिसिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड, देखो इसको ऐसे डायग्राम से भी दिखाया जा सकता, आसानी से किसी डायग्राम से दिखाएं। यहाँ बाहर मैंने कोई भी लिक्विड फिलअप कर दिया लाइक वाटर, यहाँ कौन सा लिक्विड फिलअप कर दिया, वाटर फिलअप कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक बैग रखा, इस बैग का जो वॉल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और इस बैग के अंदर हमने क्या फिलअप कर रखा है, इस बैग के अंदर फिल किया जाता है इम्प्योर कोलाइडल। इसके अंदर जनरली क्या फिलअप किया जाता है, इम्प्योर कोलाइडल, यानी इसके अंदर फिल किया हमने कोलाइडल प्लस में क्रिस्टलॉइड। कोलाइडल भी है और इसमें क्या है, क्रिस्टलॉइड भी है। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारे क्रिस्टलॉइड्स इस सॉल्यूशन से बाहर चले जाएंगे, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और अंदर किसको छोड़ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कोलाइडल सोल्स। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन द डायलिसिस। डायलिसिस इज ऑल्सो कैरिड आउट for persons suffering from kidney problems। किडनी प्रॉब्लम्स यानी जिन इंसानों की किडनी सही से काम नहीं करती, क्योंकि किडनी का बॉडी में एक ही काम होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। जो हमारा यूरिन होता है उसको ब्लड से रिमूव करना, या इम्प्योरिटीज जो होती है उसको ब्लड से रिमूव करना, यही काम होता है किसका, किडनी का। जब कुछ इंसानों की किडनी काम नहीं करती, ब्लड वहाँ से प्यूरिफाई नहीं हो पाता, सही से छन नहीं पाता, तो उसका आर्टिफिशियल डायलिसिस किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। एक्चुअली में क्या किया जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जिस सॉल्यूशन में जो असेंशियल आयंस रिक्वायर्ड है वो रखे जाते हैं। जो बॉडी के लिए असेंशियल आयंस चाहिए थे, वो असेंशियल आयंस का क्या बनाया जाता है, एक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बनाया जाता है असेंशियल आयंस का, जो बॉडी के अंदर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। फिर एक पाइप होता है, इस पाइप को बनाया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इस पाइप को किससे बनाया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। जिसके अंदर ब्लड आता है वो वेन से आता है, वेस्ट ब्लड, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, यानी जो आपकी वेन्स होती हैं जो ब्लड लेके जा रही होती है वहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इम्प्योर ब्लड को इसके अंदर से पास करवाया जाता है। ब्लड के अंदर जितना भी आपका क्रिस्टलॉइड है, ब्लड के अंदर जितना भी आपका क्रिस्टलॉइड है, सारा का सारा इस सॉल्यूशन में बाहर की तरफ आ जाता है। ये ब्लड इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ब्लड नीचे की तरफ आता है, यहाँ फ्लो करके यहाँ तक पहुँचता है। इस ब्लड के अंदर जो कोलाइडल होगा, जो काम की चीज़ होगी, वो तो अंदर ही रहेगी, क्योंकि ये एसपीएम की बनी हुई है। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, एसपीएम की। ये इसको बाहर आने ही नहीं देगी। जो काम की चीज़ें हैं, प्लाज्मा है या डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, उसको बाहर आने ही नहीं देगी एसपीएम। लेकिन अंदर क्या रह गया, इसमें जो बाहर आएगा वो क्या होगा, क्रिस्टलॉइड। अंदर एसपीएम के अंदर जो रह गया वो क्या होगा, कोलाइडल। और इस असेंशियल आयंस का जो ट्रू सॉल्यूशन है, असेंशियल आयंस है, वो किसके अंदर फ्लो कर जाएंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में, और ब्लड को वापस सप्लाई कर दिया जाता है प्योर ब्लड की फॉर्म में बॉडी में। प्योर ब्लड की फॉर्म में किस में सप्लाई कर दिया जाता है, बॉडी में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस मेथड। इसमें इम्प्योर ब्लड को बॉडी से लिया जाता है और इसको एक ट्रू सॉल्यूशन, असेंशियल सॉल्यूशंस के अंदर से पास करवाया जाता है बाय यूजिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जितना भी ट्रू सॉल्यूशन है, क्रिस्टलॉइड है, वो सारा बाहर आ जाएगा, कोलाइडल एज सच रहेगा। जो असेंशियल आयन रिक्वायर्ड थे वो ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में वो इस एसपीएम के थ्रू एंटर कर जाएंगे। इसमें एक चीज़ का याद रखना है, एसपीएम के थ्रू आपके ट्रू सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड फ्लो करते हैं, कोलाइडल का कोई फ्लो नहीं होता, कोलाइडल एज सच रहेगा। क्लियर है। तो ये मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन था किसका, क्रिस्टलॉइड कोलाइडल्स का। एक और मेथड जनरली यूज किया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। एक और छोटा सा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, नाम का है, दूसरा नाम है अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, नाम है इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा मतलब कुछ सुपर पावर होगी, कोई सुपर चीज़ यूज़ करी जा रही होगी जिसको हम अल्ट्रा अलग से बोल रहे हैं, अल्ट्रा नाम दे रखा है। तो देखो अब हमें पता है किसी भी ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से, कोई भी ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर लिया, यूज़ किया, तो उसके अंदर से तो हमारा क्रिस्टल निकल के तो कोलाइडल वो निकल जाएगा। अगर मैंने फ़िल्टर पेपर का एक कीप बनाया, फनल बनाया और उसके अंदर ऊपर से इम्प्योरिटी डाली, इम्प्योर कोलाइडल डाला जिसमें कोलाइडल और क्रिस्टलॉइड दोनों थे, तो फ़िल्टर पेपर से तो दोनों ही पास होते हैं, निकल के चले जाएंगे। तो वो कहता है इस इम्प्योर कोलाइडल इज पास्ड थ्रू a special filter paper so that only crystalloids can pass through it, not कोलाइडल, जिसके अंदर से आपका कोलाइडल पास होगा ही नहीं। ऐसे मैंने एक फ़नल लिया, इस फ़नल के अंदर क्या लगाया, फ़िल्टर पेपर लगाया, ऐसा फ़िल्टर पेपर लगाया जो कि एक स्पेशल फ़िल्टर पेपर था, और नीचे यहाँ पे कलेक्ट किया, ऊपर से डाला मैंने कोलाइडल और प्लस में उसके अंदर डाला क्रिस्टलॉइड, ठीक है। और नीचे मुझे मिलेगा, जो नीचे आएगा वो होगा सिर्फ क्रिस्टलॉइड, यानी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल। एक स्पेशल फ़िल्टर पेपर होता है, और वो फ़िल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। इसको बनाया कैसे जाता है स्पेशल फ़िल्टर पेपर को, स्पेशल फ़िल्टर पेपर, दिस फ़िल्टर पेपर इज़ प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग, ध्यान से सुनना, बाई ट्रीटिंग ordinary filter paper with 4% nitrocellulose solution in alcohol और ईथर। ऐसे बनाया जाता है। एक पेपर होता है, उस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर है, उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। किस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है। किस में बनाया जाता है वो सॉल्यूशन, एल्कोहल में या ईथर में। उसके अंदर डिप करेंगे, बाहर निकालेंगे, एक बढ़िया किस्म का फ़िल्टर पेपर बन के आएगा। वो फ़िल्टर पेपर सिर्फ किसको निकलने देगा अपने अंदर से, क्रिस्टलॉइड को, कोलाइडल को निकलने नहीं देगा। दिस इज़ द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल। तो आज हमने क्लासिफिकेशन पूरी करी कोलाइडल्स की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े और प्यूरिफिकेशन। इसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टी बची है, एक लेक्चर में वो भी ओवर हो जाएंगी, फिर आपकी यूनिट नंबर 5 ओवर हो जाएगी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।